किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखबावाला सगला दर्शकांको कार्यक्रम में स्वागत। दर्शक भाई बहनों, जीवन में बदलाव और आधुनिकता आपा सगला चावा हाँ, और आज सब चीज़ा के खातिर ही आज आपा डिजिटल वैरिया हाँ, और डिजिटल थे और मई को नहीं पूरो देश डिजिटल वैरियो है। पण आपा सगला तो आज जो डिजिटल क्रांति आई है इको फायदो उठावा हाँ, अपना जीवन न सरल और सुगम बनावा खातिर। लेकिन अपने ही देश समाज को एक वो हिस्सों जो अपराध जगत माए काम कर रही है, बे सगला आ चीज़ों को फायदो उठा रिया अपराध माए, गलत कामा माए। तो आप जाना कि जो ऐस अपराध हुआ कर है डिजिटल तरीका से, वह भी आजकल आधुनिक हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो वो जो अपराध को एक हिस्सों है साइबर अपराध, ए कहीं हुआ है, ए किया हुआ है, आंसू किया बच्चों जावे। तो आज की चौपाल माए में था की खातर जानकारी यान की ही ले रहा है जो साइबर अपराध है बासु किया बच्चों जा सके। और कार्यक्रम में जानकारी देवा खातर आज अपने साथ पधारा है मुकेश चौधरी जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत। आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। तो आप मुकेश जी से जाना ला कि जो आप साइबर अपराधा की बात कर रहे हैं, ए साइबर अपराध कहीं है, क्योंकि आप जो आम भाषा में जाना साइबर अपराध वही जाना कि जो हमारा फ़ोन से वो बड़ा अपराध है वह साइबर अपराध है। हमारे जे अगर कोई फ़ोन पर फ़ोन आवे और हमारो खातो खाली हो गयो, वो साइबर अपराध है। हमारे फ़ोन पर कोई फ़ोन आयो, कहते था कि फ़ोन पर आवा वाला कोई पिन बताओ, तो वो पिन बता दिया, तो वो साइबर अपराध है। तो कहीं अतरोई साइबर अपराध है या साइबर अपराध एक आगे भी है, या साइबर अपराध खटे से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले आप मुकेश जी से वही जाना कि साइबर अपराध की शुरुआत, साइबर अपराध कहीं है। साइबर अपराध मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, आईपैड है, जो भी ऐसे डिवाइस हैं, जो गैजेट हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनके माध्यम से होने वाले अपराध को या उनके जरिए या उन पे होने वाले अपराध को साइबर अपराध कहते हैं। तो ये हो गया एक आसान शब्दों में। दूसरा ये हो गया कि एक आम इंसान क्या करता है, जैसे मान लो कि OLX पे या कहीं पे कोई सस्ता फ़ोन मिल रहा है। अब हर कोई चाहता है कि मेरे पास आईफोन हो, ठीक है, नया मॉडल आता है, लेना चाहता है। कभी कभी ये होता है कि OLX पे या फिर कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में सस्ते में फ़ोन बेच रहा होता है। ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा और अच्छे मॉडल में अच्छी कंडीशन में फ़ोन होता है।
फ़ोन आपने ख़रीद लिया, आपको नहीं पता कि ये फ़ोन चोरी का है। तो चोरी का फ़ोन ख़रीदना और चोरी का कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या गैजेट अपने पास में रखना, ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। 66B IT एक्ट की एक धारा है जिसमें 3 साल तक का प्रावधान है, तो एक साइबर अपराध है। ठीक है, काफ़ी लोग सस्ते मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के चक्कर में ये नहीं देखते कि कहीं चोरी का तो नहीं है, कहीं वो अपराध में सम्मिलित तो नहीं हो जाएंगे, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। फिर पुलिस अपनी जांच करती है, हो सकता है मुकदमा दर्ज हो, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वो अपने 4 पैसे बचाने के चक्कर में साइबर अपराध जाने अनजाने में कर बैठा। तो कुल मिलाकर साइबर अपराध वही को नहीं है जो फ़ोन पर आबाड़ो फ़ोन सिर्फ ये भी नहीं है, और आपके पास में मान लो कोई अश्लील, किसी ने कोई फ़ोटो भेज दिया, अश्लील वीडियो भेज दिया, आपने क्या करा, आपने भी आगे उसको कहीं भेज दिया किसी को, तो जो भी व्यक्ति इसको आगे भेज रहा है उसके खिलाफ 5 साल तक का सज़ा का प्रावधान है, और ये नॉन बेलेबल केस है, मतलब थाने से बेल नहीं होती है। और यहाँ पे अगर वो बच्चों से संबंधित है, मतलब 18 साल से कम उम्र जो है, वो जो बच्चे हैं उनसे अगर रिलेटेड कोई भी ऐसा मटेरियल है, ऐसी कोई फ़ोटो है, वीडियो है, और ऐसा कोई व्यक्ति भेजता है या गूगल पे सर्च करता है, इंटरनेट पे सर्च भी करता है इस तरीके का मटेरियल, तो उसके खिलाफ सरकार खुद मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि जो भी ढूंढेगा या जो भेजेगा, व्हाट्सएप से भेजा, फेसबुक से भेजा, उनकी डिटेल अमेरिका से एक NGO है उनके पास जाती है, वहाँ से भारत आती है, भारत से वहाँ पे जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में आएगी, वहाँ से संबंधित थाने को जाएगी, और थाने को ये सूचित किया जाएगा और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप मुकदमा दर्ज करके इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो। और 67B IT एक्ट के अंदर 5 साल का प्रावधान है, नॉन बेलेबल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है ये, और पॉक्सो की धाराएं भी लगती है इसके अंदर, जो बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं। तो साइबर अपराध बहुत ज़्यादा है। जाने अनजाने में अगर आपने गलत लिंक भेज दिया, या फिर आपको कोई फ़ोटो किसी ने भेजा, किसी मंत्री की हो या किसी सेलिब्रिटी की हो, और वो एडिट करी हुई हो, गलत फ़ोटो हो, और आपने 4 लोगों को भेज दिया, तो जो भी व्यक्ति इसे भेज रहा है या फेक न्यूज़ फैला रहा है, उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो साइबर अपराध बहुत बड़ा है, मतलब हम जितना इससे अवेयर होंगे उतना समझेंगे कि कितने तरीके के अपराध हो सकते हैं। बस तो वही जानबो चावला मैं तो आगे आपसू कि कई कई तरीका से हो सके। तो पहली बात तो दर्शक भाई बहनों जाग जाजो कि थाका फोन सु हो बाड़ो अपराध, थाका फोन आ रही है वही साइबर अपराध को नहीं है। तो कोई कन फोन खरीद रहा हो, कोई गलत मैसेज आगे कोई ने भेज रहा हो, तो वो भी साइबर अपराध की श्रेणी में ही आवे। तो अपन सावधान रहना चाहिए, गलत फालतू मैसेज आप ध्यान नहीं देना चाहिए। गलतियों कोई आपने भेज भी दियो है तो आपने आपके डिलीट करो और ठाडे बैठा रहो सा, अपन आगे भी न को भेजना है। अब आगे वही जाना ला कि कई कई तरीका से साइबर अपराध हो सके। साइबर अपराध किसी की फ़ोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर यूज़ करके किसी की फ़र्जी प्रोफाइल बनाना साइबर अपराध है। मोबाइल नंबर कहीं गलत जगह कमेंट में लिख देना कि ये फ़ला फ़ला व्यक्ति है, इसको कॉल करो, ठीक है, और उसको अनजान लोगों के फ़ोन आने लग जाएं परेशान करने के लिए, ये साइबर अपराध है। किसी की यूनिक पहचान चोरी करके, चाहे वो फ़ोटो हो, मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक पहचान चोरी करके उसे मिसयूज़ करना साइबर अपराध है। फाइनेंशियल फ्रॉड करना, साइबर ठगी करना साइबर अपराध है। मैं आपसे अगर बैंक अधिकारी बन के बात करता हूँ और मैंने कहा कि मैं फ़लाँ बैंक से बोल रहा हूँ और आपके बैंक की सुरक्षा के लिए आप अपना कार्ड का नंबर बताओ, तो बैंक अधिकारी बन के कॉल करना या कोई अपनी पहचान चेंज करके या किसी और पहचान को यूज़ करके कॉल करना भी साइबर अपराध है। 66D धारा लगती है IT एक्ट की। और ये केस के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जो कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, उसके अंदर वो अपना नाम या अपना पद छुपा के और कोई और अपने आप को बता के अपराध कर रहे होते हैं। तो ये कॉमन धारा है जो अधिकतर फाइनेंशियल फ्रॉड और कार्ड फ्रॉड और पैसों की ठगी वाले केसेस के अंदर लगती है। दूसरे केसेस हैं जैसे किसी का मान लो कोई नहाते हुए किसी की फ़ोटो ले ली और किसी के नहाते हुए या कोई बेडरूम के अंदर किसी की फ़ोटो है वो फ़ोटो कैप्चर कर ली और इसके अंदर उसकी प्राइवेट फ़ोटो कैप्चर कर लिया, ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। 66E IT एक्ट की इसकी धारा है जो एप्लीकेबल होती है। किसी का कोई अश्लील वीडियो बना लिया या किसी ने किसी का वीडियो बना के, अश्लील वीडियो बना के और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। बीच में बहुत सारे मामले आए हमारे पास, लॉकडाउन से शुरू हुए, जिसमें जिसे सेक्सटॉर्शन बोला जाता है कि बेसिकली व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत होना शुरू होती है
या फेसबुक के थ्रू बातचीत होना शुरू होती है, फिर कहा जाता है कि अच्छा ठीक है वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, फिर सामने वाले को कहा जाता है कि ठीक है मैं आपको निर्वस्त्र देखना चाहता हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, उसकी इच्छा है। अब उसे उस कंडीशन में सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, पर सामने कोई लड़का होता है। वो अपनी पहचान छुपाते हुए फर्जी फ़ोटो यूज़ करके व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करता है और उस अवस्था में उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से। फिर उसे कहा जाता है कि अब भी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वायरल हो जाएगा और तेरी बदनामी हो जाएगी, तो 1 लाख रुपए खाते में ट्रांसफ़र कर। फिर वो अपनी बदनामी से बचते हुए डर के मारे पुलिस में भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो पुलिस वाले बोलेंगे तुझे शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। तो उस शर्म से बचने के लिए वो पुलिस में भी नहीं जाएगा और वो पैसे भी जमा कराएगा। तो साइबर अपराध जो लोग कर रहे हैं वो इतने स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं कि हम कैसे बचे रहें और हमारे पास पैसों की कमाई भी होती रहे और लोगों को हम ठगते भी रहें। और टेम पर भी आपका तरीका बदलता रहे का आप कताक तरीका से बचा। आज आप बताया जो तरीका से बच जावा तो मैं समय के साथ इतना बदलाव लावा है कि फिर दूसरा तरीका खोज लेवा। अब नया बदलाव के लिए उदाहरण के लिए अनंत अंबानी जो है उनकी शादी हुई, तो शादी की चर्चाएं सब जगह थी। तो एक फर्जी आर्टिकल बना के फ्लोट किया गया कि अनंत अंबानी का एक इंटरव्यू हुआ किसी के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, एक जर्नलिस्ट थे उनके साथ में, और उसका लिंक फर्जी लिंक सर्कुलेट किया गया कि जिसमें अनंत अंबानी उनको ये बोलते हैं कि भाई ये देखो कोई भी आम आदमी रातों रात अमीर बन सकता है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके निवेश करना होता है, ये लो आपके 26,000 रुपये दो, मैं निवेश करता हूँ और आधे घंटे में रुपये देख लेना। आधे घंटे में उनके रुपये 5,000 रुपये बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं अरे ये तो कमाल हो गया, आधे घंटे में 5,000 रुपये बढ़ गए। तो जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा, पढ़ा, जिन लोगों ने उस लिंक पे गया, अब नाम लिखा हुआ था ऊपर BBC की वेबसाइट है, हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो लोगों तो हिंदुस्तान टाइम और BBC का लिख दिया, पर ऊपर कोई फर्जी वेबसाइट का लिंक था। तो लोगों ने लिंक तो पढ़ा नहीं कि ये फर्जी है। फिर उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा तो नीचे फर्जी कमेंट्स भी लिखे हुए थे कि मैंने भी मेरा पैसा जो है वो डबल कर लिया, मैंने ट्रिपल कर लिया। तो लोगों ने सोचा अच्छा तो अंबानी परिवार के पास ऐसे ही पैसा आया होगा, फिर हम भी रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करा। रजिस्टर करते ही इमीडिएटली आपके पास एक फ़ोन आता है कि हम आपके पैसे को कैसे निवेश करना है और कैसे उसको 2 गुना या 3 गुना करना है वो हम आपको बताएंगे। और काफ़ी सारे लोग उसके चंगुल में फंस गए और करोड़ों रुपए उसके अंदर फंसा दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन जैसे लोगों ने भी 1-1 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिए। और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ये तो सारा फ्रॉड था, फर्जी वेबसाइट थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो आजकल जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे, निवेश के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो, कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो इतने शॉर्टकट तरीके नहीं होते रियल ज़िंदगी में, इसलिए क्योंकि हर कोई सपना देखता है कि मैं पैसा कमा लूँ, बड़ा बंगला लूँगा, फार्म हाउस खरीदूँगा, बड़ी कार खरीदूँगा। तो वो सपने के पीछे भागते टाइम पे, और कई बार क्या होता है कि अखबार में पढ़ते हैं कि आज का मेरा राशिफल क्या है, कि अच्छा आपकी किस्मत खुलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और बाई चांस उसी दिन किसी ठग का फ़ोन आ जाए, बिल्कुल, तो हम उससे रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा ये आज तो मेरे राशि में यही लिखा हुआ था। मतलब सही बात बता रहा है कि कुछ पहचान तो बा में छुपी रहे है कि वो चीज़ गलत है, लेकिन आपा बाने पहचान को नहीं पावा कि आ चीज़ गलत है, क्योंकि आपा भी थोड़ा घना बैठा बैठा लोभ में आ जावा कि हमारा पैसा डबल हो जासी तो मैं क्यों नहीं को फ़ायदा उठा लूँ। और जो मुकेश जी आपने बात बताया कि सपना तो देखबा को अधिकार सबने है सा, और जब सपना देखबा को मौको आपने मिल जावे तो सब बड़ा सपना देखबो चाहे, सब बैठ एरोप्लेन में, हवाई जहाज में विदेश जाबो चाहे। और आजकल सबसे ज़्यादा यान का ही सपना ने सच करवा खातर जाता दिख लोग है आपने, जी को नाम दियो जा रहा है साइबर गुलामी, साइबर स्लेवरी। तो इका बारे में भी जाना कि आ कई चीज़ है, क्योंकि गुलामी तो आपा सगड़ा पढ़िया हाँ सुनिया हाँ बा गुलामी जो आज़ादी से पहले चालती ही, लेकिन आज जो गुलामी को अर्थ डिजिटल क्रांति के पाछे बदलियो है साइबर गुलामी। आ कई गुलामी है? तो साइबर स्लेवरी या साइबर गुलामी इसको आप बोल सकते हो। और इसके अंदर होता ये है कि विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे जगह हैं वहाँ पे, या और भी कई एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ऐसे काफ़ी देश हैं जहाँ पे उनको नौकरी का झांसा दिया जाता है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोटी जगह देखोगे, कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि मैं विदेश जाऊँगा। अच्छा इस घर में एक जना विदेश गया था तो पड़ोसी सोचता है कि मैं भी कभी विदेश जाऊँगा, ठीक है। और कई लोगों के बचपन से सपने भी होते हैं कि हम दूर जाएंगे और वहाँ तो बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। तो ये सपने हैं और सपने देखना कुछ गलत नहीं है,
पर बात ये है कि उसको समझना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चुंगल में फंस रहे हो। जैसे मान लो कि आप में कोई टैलेंट है, अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है और आपको इंजीनियरिंग का ही काम वहाँ पे मिल रहा है, तो आप समझोगे कि मुझे आता भी है और मुझे काम सही मिल रहा है। अगर आपने पढ़ाई तो सही से करी नहीं और आपको कोई काम बहुत अच्छा मिल जाए और तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल जाए, तो समझना तो पड़ेगा ना कि इतना तो मेरे में टैलेंट ही नहीं है, ना इतनी मेरे में समझ है, ना इतना मुझे कुछ आता है, तो मुझे इतनी अच्छी तनख्वाह मिल कैसे रही है। तो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। एक बहुत फेमस इंडिया की एंकर हैं, एक नेशनल न्यूज़ चैनल की, उनको भी एक ऑफ़र आया था जॉब का, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर उनको ऑफ़र मिला था, रिज़ाइन कर दिया। बाद में पता चला कि मेल फर्जी था। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं जीवन में कि ऐसा कुछ मौका मिले हमें, और जब वो हमें मौका मिलता है तो तब हम सोचना समझना नहीं चाहते और हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा खासा समझदार हो पर समझना नहीं चाहे। तो फिर जब ये विदेश चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में फिर इनसे पासपोर्ट ले लिया जाता है, पासपोर्ट ले लेते हैं और उन्हें काम करने बिठा दिया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कैसे ठगी करनी है, कैसे आपको फ़ोन लगाना है, और उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये पढ़ना है, आपको बोलना है कि आपके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी और वरना आप ये पैसे दे दो, वरना आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या जो भी अलग अलग तरीके हैं ठगी के वो समझाए जाते हैं। तो उनको बिल्कुल स्क्रिप्ट याद कराई जाती है, वो याद करते हैं, फिर वो बात करते हैं, फिर उन्हें टास्क दिया जाता है कि एक दिन में आज 100 कॉल करने हैं या 150 फ़ोन करने हैं या 300 फ़ोन करने हैं। अब वो सुबह 9 बजे से या 10 बजे से जब से भी शुरू होते हैं, शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक, जो भी उनका शिफ्ट रहता है, उसके बाद में और कहीं जा नहीं सकते क्योंकि पासपोर्ट उनके पास में है। अब उनको मालूम है वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम है कि कहीं अगर कुछ गलत हो गया तो पता चला यहाँ की पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो हमारा तो यहाँ कोई है ही नहीं इस देश में, ठीक है, हमारे तो जानकारी वहाँ रहते हैं भारत में, तो डरे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको एंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि आप ये ठगी करोगे, जितने लोगों को ठगोगे उसमें आपका कमीशन होता है। तो फिर कुछ लोग इसको मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आज मैंने 5 लोगों को ठगा और 50 लाख रुपए निकाले, उसके अंदर अगर मेरा 10% कमीशन भी है तो मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। तो इसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और इसको सीरियसली करने लग जाते हैं। तो ये हालांकि फेमस अभी हुआ है साइबर स्लेवरी, पर ये बहुत पहले से हो रहा है। ये भारत में भी हो रहा है और बाकी देशों में भी हो रहा है। भारत से होता है, भारत में ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं जो विदेशों में फ्रॉड करते हैं। लगभग हर बड़े स्टेट के अंदर, हर अच्छे स्टेट के अंदर बहुत सारे कॉल सेंटर चलते हैं जो यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके साथ ठगी करते हैं। उनको बोलते हैं कि आपको लोन चाहिए क्या, वहाँ पे ऐड देते हैं, इश्तिहार देते हैं, लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं लोन लेने के लिए ये फ़ीस लगेगी, ये फ़ीस आपको देना होगा, फिर बोलते हैं कि अच्छा और फलां फ़ीस लगेगी। ऐसे ऐसे करते करते पैसा लेते रहते हैं जब तक सामने वाला व्यक्ति देता रहता है। क्योंकि विदेशों में कल्चर ये है कि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो आप कमाओ और शनिवार और रविवार को आप एंजॉय करो। तो वहाँ पे भारत के जैसा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे महिलाएं और यहाँ पे जो लोग हैं वो बचा के रखते हैं पैसा, बिल्कुल खर्चते बहुत मुश्किल से हैं कि आप बचा के रखो अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। गाड़ी कमाई का पैसा खर्च नहीं करना, कुछ ज़रूरत हुआ तो ही खर्च करना, कारण कशा टेम बेटेम आगे पीसो काम आ जावे। हाँ, तो वो वहाँ पे कल्चर नहीं है। तो जब कल्चर नहीं है तो अगर मान लो 1 महीने या 2 महीने के लिए नौकरी नहीं है तो फिर पैसा ही नहीं है, फिर आपको लोन पे काम चलाना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड पे काम चलेगा। तो इसलिए वहाँ पे लोन्स बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, तो उसी तरीके की स्कीमें देते हैं वो वहाँ पे। तो और भी जैसे भारत में भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वैसे वहाँ पे भी वो यहाँ से फ्रॉड्स कर रहे होते हैं। तो बहुत तरीके के हैं। तो ये लोग भी क्या होता है उन कॉल सेंटरों में जब जाते हैं, कुछ लोग तो महीने भर बाद पता चलता है कि हमसे फ्रॉड करवा रहे हैं। हम आगलो वही पूछबो चाहे आपसू कि जी वो गयो बटे बी के साथ भाई धोखाधड़ी हो रही है, ठगी हो रही है, तो भी का आखिर वो कद समझ में आवे। पहली तो वो गयो और एक खुशी होतो जावे कि मन विदेश में नौकरी मिल गई, मन तनख्वाह मिलसी, मारो जीवन बहुत बढ़िया हो जासी, अतरा पीसा आसी। तो बिना आखिर में कद समझ में आवे कि हमारे साथ तो कुछ गड़बड़ी गलत हो रही है। ये सामने वाले की कभी कभी समझ पे होता है कि मतलब 1-2 दिन से लेके महीने भर के अंदर अंदर समझ में आ जाता है। मतलब किसी किसी को पहले दिन समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि भाई ज़्यादा इसको नहीं बताना वरना ज़्यादा पता चला तो कहीं पहले दिन ही नहीं भाग जाइए, ठीक है, तो वो उसको अलग बैठा देंगे, अलग कमरे में, उसको बोलते हैं कि ये बात करनी है। और आगे फिर जब वो सामने वाला व्यक्ति डर जाए कि हाँ मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, तो बोले मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करो।
तो उसको भी यही बताया जाता है, अंधकार में रखा जाता है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे मुकदमे हैं, लोगों ने अपराध करें, हम उनको पकड़ेंगे, तुम्हें इस डिपार्टमेंट में रखा जा रहा है। तो वो सोचता है कि मैं सच में इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। फिर कभी ना कभी वो बाकी लोगों से भी मिलता है, धीरे धीरे मेल जोल होता है, फिर पता चलता है अरे यार ये तो ठगी कर रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से बच के निकलना चाहता है, पर उसका पासपोर्ट उन्होंने ले लिया होता है। तो बहुत सारे लोग, अभी जो बीच में कुछ आंकड़े आए थे, करीबन भारत के 5,000 से ज़्यादा नागरिक जो हैं वो विदेशों में फंसे हुए हैं साइबर स्लेवरी में। अभी एक यूपी पुलिस के अधिकारी मुझे मिले थे कुछ टाइम पहले लखनऊ में, साइबर सेल से थे वो बता रहे थे कि 3,000 लोग तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो असल आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 3,000 उत्तर प्रदेश से हैं, एक स्टेट से हैं, तो आप सोचिए कि राजस्थान से भी कितने होंगे। और तो परिवार को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि विदेश के लालच में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपना ज़िंदगी भर किसी न किसी अपराध में सम्मिलित हो जाएं और आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में निकल जाए। ई खातिर मैं वो जानबो चाहूँगा कि मैंने कई तरीका से आखिर मजबूर करियो जावे है कि वो काम करवाने तैयार हो जावे, ताकि वहाँ का परिवार का और वह खुद भी समझे कि विदेश जाबो और काम करबो अतरो आसान को नहीं है। देखो, एक तो ये होता है कि जब आप विदेश जा रहे होते हो तो बहुत सारे लोगों को बात बताते हो कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो जब पता चल जाता है कि अच्छा, वहाँ जाके पता चल जाता है कि फ्रॉड कर रहे हो, अब वापस आओगे तो लोग क्या बोलेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई हंसेगा। तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं आना चाहते, ठीक है, क्योंकि समाज का डर है। दूसरा ये है कि कुछ लोग फंस जाते हैं वहाँ पे, और कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि अब ये नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा, वहाँ भी मुझे खाली बैठना है। कुछ मजबूरी है, किसी के पास में कोई दूसरा उपचार नहीं है कि चलो ठीक है, कुछ काम तो मिल ही रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई डरा हुआ है। तो हर एक की अलग अलग परिस्थिति है और अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं। पर ज़रूरत ये है कि आप ये समझो कि आपको कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है, चाहे मेल आ रहा हो या कोई कॉल पे कोई आपको ऑफ़र दे रहा हो, तो ये समझें। और अगर आप ज़्यादा नहीं समझते हो तो आपके कोई ना कोई परिचित ज़रूर होगा, या तो घर में मिलने वाला होगा या किसी न किसी का कोई जानकार होगा जो विदेश रहता होगा, ठीक है, उससे आप समझ सकते हो कि कोई इस तरीके की बातचीत चल रही है, ठीक है क्या, ये राय लेना बहुत ज़रूरी है। यही एक और जो चीज़ सुनवाने मिला है ज़्यादातर आजकल, डिजिटल अरेस्ट, वह कई चीज़ है, वो अपराध कई तरीका को है। तो डिजिटल अरेस्ट ये पिछले कुछ टाइम से नाम जो है वो पॉपुलर हो गया। डिजिटल अरेस्ट तो वैसे कुछ होता नहीं है, बस ये नाम किसी ने दे दिया और ये चलन में चल पड़ा। अच्छा, तो डिजिटल अरेस्ट करना तो मतलब जैसे पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है किसी को, तो अरेस्ट करना तो गिरफ्तार करना हो गया। अब डिजिटली अरेस्ट करना का मतलब ये हो गया कि आपने उसको डिजिटली अपनी गिरफ्त में रख रखा है, उसे कुछ करने नहीं दे रहे आप, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि सोच सो आप अभी ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब इसे असल जो शब्द यूज़ होता है इसके लिए वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आप सामने वाले के दिमाग से खेल रहे हो कि आपने उस तरीके से उसे मैनिपुलेट कर लिया, जैसे सम्मोहित कर लेते हैं आप, है ना, सम्मोहन करना किसी को, तो सम्मोहित कर लेते हो तो आप उसको जैसा जैसा बोलोगे वो वैसा वैसा करता जाएगा। आप उस इस तरीके से बात करोगे कि आपकी वो बात मानता जाएगा। तो इसके अंदर किस तरीके के केसेस होते हैं, जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको फ़ोन आया कि आपकी जो लड़की है वो ड्रग्स के केसेस के अंदर पकड़ी गई है, ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई है। तो वो डर गए। अब क्या होता है कि परिवार में, घर परिवार में, जैसे मान लो जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको अपने बच्चों के लिए बहुत तरीके के डर होते हैं। कहीं रात को बाहर तो नहीं जाते हैं, कहीं रात को ऐसा तो नहीं है चुपके से कहीं बाहर चले जाएं, वो शराब तो नहीं पीते हैं, वो स्मोक तो नहीं करते हैं, सिगरेट तो नहीं पीते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के डर हमेशा एक परिवार में, मतलब माता पिता के दिमाग में घूमता रहता है। और उसी डर से संबंधित कोई फ़ोन आ जाए किसी दिन कि वो इस मामले में पकड़े गए, तो उन्हें लगता है कि ये तो शायद हुआ ही होगा मेरे बच्चे के साथ। तो पहला तो वो यहाँ मान लेते हैं। दूसरा उनके साथ में ये होता है कि रोते हुए बच्चे से बात करवा देते हैं कि पापा मुझे बचाओ, ठीक है, मम्मी मुझे बचाओ। तो जब वो बच्चे से बात करते हैं तो उन्हें वो अपने बच्चे की बात सुन के आवाज़ समझ में आ जाती है कि भाई मेरा ही बच्चा है। तो हमारे पास कई बार जब मुकदमे आते हैं तो हम भी केसेस हैंडल करते हैं, तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने वॉइस क्लोन कर ली, कि मतलब हूबहू उसी की आवाज़ थी। तो मैं उनसे कई बार बात भी करता हूँ कि मैंने कहा हूबहू उसकी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि भाई आप एक माँ हैं, ठीक है, और वो परिस्थिति ऐसी थी कि आपको रोता हुआ बच्चा अपना ही लगा। बिल्कुल।
क्योंकि रोते हुए आप, एक तो उस टाइम पे आप घबराए हुए हो तो सोचने समझने की शक्ति कम है, दूसरा क्या है रोते हुए कोई बात कर रहा है तो आप आवाज़ सोचोगे इसकी सही है नहीं है, या आप सोचोगे कि इसको कैसे बचाऊं मैं। अतरो सोचवा को मौको ही कौन मिला अपन तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी है जिससे आवाज़ चेंज कर रहे हैं, ये तो टेक्नोलॉजी तो है, ऐसा सच में होता है, पर उसके लिए वॉइस का सैंपल चाहिए पहले, कि जैसे आपकी वॉइस का मुझे क्लोन करना है तो पहले मुझे आपकी वॉइस के सैंपल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसकी क्लोनिंग संभव है। तो कुछ केसेस के अंदर बच्चों के नाम से डराया जाता है कि आपका बच्चा फंस गया। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को फ़ोन आता है कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो कहता है भाई मेरी तो शादी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, मतलब ज़रूरी को नहीं हर बार सही हुआ। हाँ, तो वो कभी कभी कुछ लोग तो क्या होते हैं कि ऐसे फ़ोन करते हैं जिनको पता होता है मार्केट से बहुत डार्कनेट है, ऐसे बहुत सारे इलीगल फॉरम्स हैं जहाँ से डेटाबेस बिकता है। तो बहुत तरीके का डेटाबेस है कि ये व्यक्ति है, इसकी उम्र इतनी है, इसकी शादी इस तारीख को हुई थी, इसके बच्चे इतने हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी उम्र ये है, इस क्लास में पढ़ते हैं। तो जब इतना डेटा होता है तो उस डेटा को ख़रीदने के बाद में जब ये कॉल लगाते हैं कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ फंस गया है, तो फिर वो उन्हें पता होता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, 2 बच्चे हैं, छोटा वाला, कई बार वो भी पूछ लेते हैं कि छोटा वाला फंसा है कि बड़ा वाला, अब किसी के 2 हैं तो सामने वाले को पता होता है कि इसका छोटा बड़ा कौन सा है। तो ये डेटाबेस जो मार्केट से ख़रीदते हैं, इसीलिए क्या है कि भारत सरकार जो नया एक्ट लेके आ रही है, DPDP एक्ट, ये प्राइवेसी के ऊपर एक एक्ट है। इसके बाद में कंपनियों का कहीं डेटा लीक होगा तो उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगा करेंगी। तो अभी तक ये भारत में था नहीं, अब ये लागू होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में बहुत सारी कंपनीज़ को सिक्योरिटी का, सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अगर डेटा लीक हो रहा है तो उनकी जवाबदारी होगी, ठीक है। और 250 करोड़ तक की पेनल्टियाँ हैं। तो बिल्कुल आई मैं पूछना चाहूँगा आंसू आखिर चालता मतलब बच्चे किया आगलो स्टेप बा को कहीं होना चाहिए, आगलो कदम बा ने कहीं उठाना चाहिए जब भी का समझ में आ जावे कि हमारे साथ तो क्यों गलत हो रही है। तो पहले तो 2-3 तरीके के मामले हैं, मैं बताता हूँ, फिर उसमें समझ सकते हैं हम कि कैसे होते हैं। एक तो होता है कि आपका बच्चा किसी केस में फंस गया है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए अगर बचाना है तो कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो, 50,000 1 लाख रुपए ले लेते हैं, और फिर एक मामला ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया जिस केस के अंदर फ़ोन कॉल आता है, कॉल करके कहते हैं कि एक पार्सल था जो आपके नाम से जा रहा था वो रुक गया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा पार्सल है तो 9 नंबर प्रेस करो, 9 नंबर दबाते हैं। फिर कॉल कनेक्ट होता है, कहता है कि सर अब आपके नाम से एक इलीगल पार्सल जा रहा था ईरान, और उसके अंदर कुछ इलीगल आइटम, ड्रग्स मिले, कुछ वेपन मिले, और आपके नाम से था ये। बोले मैंने तो कोई पार्सल भेजा नहीं। तो आपने नहीं भेजा तो आप हमारे सीनियर अफसर से बात कर लो। बोले बात करो, तो फिर कॉल ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर अधिकारी बोलता है कि भाई आपके खिलाफ़ तो ये 3 मुकदमे हैं, अलग अलग राज्यों में यहाँ मुकदमे दर्ज हैं, और सारे मुकदमों की जानकारी हमारे पास में है और हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक स्काइप की एप्लीकेशन डाउनलोड करो। स्काइप होता है वीडियो कॉलिंग के लिए, एक फेमस एप्लीकेशन है। तो स्काइप डाउनलोड करवा के फिर कहा जाता है कि अब सामने बैठ जाओ, फ़ोन को साइड में रख दो, गेट बंद कर दो, पर्दे लगा दो। तो जैसे जैसे कहा जाता है वो धमकाया जाता है, क्योंकि सामने टेबल होता है, टेबल पे एक कोई पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन के बैठा होता है, बीच में सिपाही भी आ रहा होता है, साहब ये फाइल ले लो। तो ऐसा लगता है कि कोई थाने का माहौल है। तो वो व्यक्ति डर जाता है कि सच में कोई थाने में मेरी बातचीत हो रही है और सच में अधिकारी हैं ये। तो इसी को डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है कि उसको जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वैसा वो करता जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो लोग सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड होते हैं वो डर जाते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन भर में जो इज्जत कमाई होती है वो सोचते हैं कि कहीं पुलिस कार्रवाई कर लेगी, किसी केस में हम फंस गए तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। बिल्कुल। तो वो उस डर के मारे पैसे जमा कराना शुरू कर देते हैं। एक महिला प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ 6-6.5 करोड़ रुपए जमा करा दिए। ठीक है, अब 6-6 करोड़, 5-5 करोड़। अभी यूपी की एक खबर थी जिसके अंदर एक महिला को पता चला कि आपकी जो लड़की है वो एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर आगे सबको जो कारण है और जो उपचार है वो वही है कि अपन जागरूक रहना चाहिए जी, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ अपराध हो रहे हो, हमारा डाटा मैंने खटा बताना है, खटा को नहीं बताना, आ सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे साथ क्यों गलत हो रहे हो तो आ सब चीज़ों के खातर आपने हेल्पलाइन नंबर देवे है, वहाँ पर आपने कॉल करना चाहिए। और सगली बातों को सबसे बड़ो उपचार तो वही है सा कि खुद जागरूक रहो तो सब सही हो सी। तो आप कार्यक्रम में पधारिया मन जानकारियाँ दी कि साइबर अपराध कई कई तरीका से हो सके, किया हो सके, अपन जागरूक रहनी चाहिए। के खातर मुकेश जी आपको धन्यवाद। और अब चला हाँ कार्यक्रम में विदा लेवा हाँ, फिर हाजिर हो वाला नई जानकारियाँ के साथ, नया विषय के साथ। आभार देवो इजाजत, तो राम राम सा।
किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।